हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 5 बायोलॉजी का है। इसमें आज हम लोग जैव प्रक्रम के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। और ये जो आपका बुक है वो न्यू बुक से हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो आज के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा। क्वेश्चन का आंसर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आंसर राइटिंग आप अपने खुद से अपने मन से कीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का मतलब क्या होता है? तो वृक्क का मतलब होता है किडनी। यानी हम मनुष्य में जो किडनी जो लगा हुआ होता है वो किससे संबंधित होता है? क्या आप उसे कहेंगे पोषण से संबंधित है, क्या आप उसे श्वसन से रिलेटेड कहेंगे, क्या उत्सर्जन से, या परिवहन से? तो देखिए, किडनी जो है वो आपका उत्सर्जन से रिलेटेड है, क्योंकि किडनी जो है वो आपके मल मूत्र को विसर्जित करता उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उत्सर्जन को यहाँ पे सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप का मतलब क्या होता है? तो पादप का मतलब आपका होता है पेड़ पौधा। जो पेड़ पौधा है उसमें जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में जल का वहन करता है, ऑप्शन बी में भोजन का वहन करता है, ऑप्शन सी में अम्ल का वहन करता है, या ऑक्सीजन का वहन करता है। देखिए, वहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या स्थानांतरित करना। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि भोजन का वहन किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी जो पोषण है उसके लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। आप इसको शॉर्ट में H2O प्लस CO2 भी कर सकते हैं, H2O और CO2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी पोषण के लिए इन चारों चीजों का आवश्यकता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन चारों चीजों आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, तभी स्वपोषी में पोषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। पाइरुवेट के विखंडन से क्या देती है? CO2 जल और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, या यह क्रिया होती है किसमें होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में, और ऑप्शन डी केंद्रक में। ये जो आपका क्रिया होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से राइट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है या समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। ठीक है, आप याद रखेंगे। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित एंजाइमों की सहायता से होता है। वसा का पाचन कैसे होता है? तो जो छोटी आंत है, अकृत है, और उसके बाद आपका अग्नाशय है, तो इनसे जो स्रावित एंजाइम होते हैं इनके सहायता से हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से कि जो पित्त है वो पित्त लवण द्वारा भोजन में जो उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है। यानी इस तरीके से बड़ा बड़ा गोलिका है तो क्या करता है ये पित्त लवण, इसको छोटे छोटे गोलियों में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। ठीक है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और जो ये आपका पित्त में जो लवण था और उसके बाद जो एंजाइम हुआ तो उसके बाद एक क्रिया क्या हो गई? तेज हो गई। अग्नाशय से आने वाला जो अग्नाशिक रस है इन छोटी गोलिकाओं वाली वसा को लाइपेज एंजाइम की सहायता से पचा देता है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अग्नाशय है उससे निकलता है कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इस छोटी छोटी जो गोलियां होती है इनको वो पचाना स्टार्ट कर देती हैं, और अंत में जो एंजाइम है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार हमारे शरीर में वसा का पाचन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा, आंसर भी आपको अच्छे से हमने करा दिया। अब एक क्वेश्चन और इसमें रह गया, यह प्रक्रम कहाँ होता है। यह जो प्रक्रम होता है वो क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। इसमें होता है क्षुद्रांत या छोटी आंत में। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखिए, भोजन की पाचन में लार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि लार ही भोजन को क्या करता है, लुगदी के रूप में बनाता है या उसको मुलायम बनाता है, और फिर कंठ के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, या आप कह सकते हैं आहार नाल के माध्यम से वो हमारे पेट में चला जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि लार की जो है भूमिका वो बहुत ज्यादा है, और हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है, ताकि इसका मार्ग क्या हो जाए, आसान हो जाए। और लार में जो उपस्थित एंजाइम होता है जिसे एमिलेस कहते हैं, वो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देता है या विखंडित कर देता है। तो इस वजह से लार जो है हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है और उनके उपोत्पाद क्या है। ऊपर हमने आपको अभी समझाया भी था कि स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण दोनों सेम चीज पर क्रिया होती है। तो इनमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट तो आपका आवश्यकता होगा क्लोरोफिल, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश, फिर आपको चाहिए जल, फिर उसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इसके उपोत्पाद के रूप में क्या है। तो इसके उपोत्पाद के रूप में जो बनता है वो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है, और वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये आपका स्वपोषी पोषण के जो पोषण करने की प्रक्रिया है उसके उपरांत ही ये ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोगों को प्राप्त होता है, या ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। यानी दोनों में आपको अंतर बताना है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वायवीय श्वसन किस में होता है। चलिए अब हम दोनों में अंतर आपको बताते हैं, वायवीय और अवायवीय में। एक तरफ हमने वायवीय श्वसन लिखा है और दूसरी तरफ हमने अवायवीय श्वसन लिखा है। अवायवीय श्वसन में हमने आपको बताया है कि इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, यानी इसमें आपको ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तभी ये वायवीय श्वसन की क्रिया होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी नहीं रहता है, और नहीं रहने की वजह से ये जो श्वसन कहलाता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, फिर हमने 2 पॉइंट में लिखा है कि इस श्वसन मतलब वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ध्यान रखना है, वायवीय चरण का जो पहला चरण, वायवीय श्वसन का जो पहला चरण है वो आपको कोशिका द्रव में होता है, तथा दूसरा चरण है या द्वितीय जो चरण है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। लेकिन अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसकी जो पूरी श्वसन की क्रिया होती है वो आपका कोशिका द्रव में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से अंतर लिखना है जो आपके लिए सुटेबल बने। ठीक है, इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। किसमें, वायवीय श्वसन में। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ग्लूकोज के सूत्र बताएंगे कि इसका क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो किसमें, वायवीय श्वसन में, और इसके साथ साथ CO2 और जल का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो दोनों में आपने डिफरेंट देखा, एक तरफ क्या बन रहा है तो दूसरी तरफ क्या बन रहा है।
इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। और यहाँ पे देखेंगे कि गैसों के अत्यधिकतम विनिमय, अत्यधिकतम विनिमय का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो उसमें अधिक जाना चाहिए, तो उसके लिए कुपिका जो है वो किस प्रकार अभिकल्पित है या किस प्रकार से वो अवस्थित होता है, ये सारे चीजों को पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है कि कैसी होती है, गुब्बारे जैसा। कहाँ पे, फेफड़ों के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कुपिका। इसका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होता है। इसका जो भीतर का भाग है वो छोटी छोटी नलियों में क्या होता है, बटा हुआ होता है, विभक्त रहता है। और ये नलिकाएं एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है। और ये जो नलिकाएं हैं क्या करती, धीरे धीरे फैल करके एक बहुत बड़ा जगह का निर्माण कर देती है, सतह का निर्माण कर देती है, जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु जो है वो विस्तृत यानी जो बड़े क्षेत्र है उसमें वो फैल जाता है चारों की तरफ। ये कुपिकाएं फेफड़ों में बहुत कम जगह में स्थित होती है, लेकिन जब इनमें हवा भर जाती है तो ये फूलकर क्या होते हैं, बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र प्रदान करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, इसका क्या परिणाम आ सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हमने उत्तर में लिखा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में। और ये जो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक वाहक होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है हमारे समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर की समस्त भागों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। कहने का मतलब है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें आपका हीमोग्लोबिन मिलेगा, और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। वाहक का मतलब होता है ऑक्सीजन को ले जाने वाला और ले आने वाला होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के जो सभी भाग हैं या जो पूरे भाग है उसमें ऑक्सीजन अच्छा मात्रा में नहीं जाएगा, जितना जा रहा था उससे वो कम जाएगा। और जब कम जाएगा तो हम लोगों को ऐसा फील होगा कि हमें कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो है ही नहीं, हमारे अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिल ही नहीं पा रहा है। तो अतः इन सभी कारणों से हमारे शरीर में कमजोरी व थकान अनुभव हो सकता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का रिजल्ट इस तरीके से आएंगे। साथ ही एनीमिया जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकता है जब हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। देखिए दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का शरीर में 2 बार प्रवेश करना और उसके बाद बाहर निकलना। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 2 बार रक्त जो है कितने बार, 2 बार प्रवाहित होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहा गया है। हृदय में 4 वेश्म होते हैं जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हृदय के फिगर देख लेते हैं। तो ये आपका हृदय है, ये आपका फिगर है। इसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका दायां निलय है और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका बायां निलय है। अब यहाँ पे अलिंद की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये आपका दायां अलिंद है, और इधर से अगर हम बात करें तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है वो आपका बायां अलिंद है।
तो इस तरीके से दायां निलय बायां आलिंद और बायां निलय दायां आलिंद में बटा होता है। आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे प्रश्न देखते हैं। तो इसी में कहा है जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ में आता है, कोष्ठ मतलब कहें तो बायां आलिंद में आता है, तो इस रुधिर को एकत्रित करते समय वहां जो बायां आलिंद है वो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब वो बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैल जाता है तब यह संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें क्या होता है, आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है, ध्यान रखेंगे, जब बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, और इस प्रकार जब बायां आलिंद फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, दायां निलय फैल जाता है या रुधिर के दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संपूर्ण शरीर है उसमें हृदय से रक्त का परिसंचरण होता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कहा गया कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन का अंतर लिखिए। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पे आपको लिख करके बताया है। जाइलम क्या होता है, ये जल एवं खनिज लवण का क्या करता है, वहन करता है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये पौधे को क्या करता है, भोजन प्रदान करवाता है और विभिन्न भागों में क्या करता है, वहन करवाता है। यह जल का वहन जड़ से ऊपर की ओर कराता है। कौन सा, जाइलम जो है वो जल का वहन क्या कराएगा, जड़ से ऊपर की ओर कराएगा। लेकिन पत्तियों में जो तैयार भोजन का वहन होता है वो सभी दिशाओं में होता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। ठीक है। फिर उसको थर्ड में हमने लिखा है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसकी मतलब जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो मृत होती है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो आपका जीवित होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 उदाहरण दिया। आपको जितना भी उदाहरण देना है आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें कहा है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि आगे लिख रखा है कि क्रियाविधि की तुलना कीजिए। इसमें तो कुपिकाओं की तथा वृक्क की प्राणु की रचना में। ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना निम्न होता है। फर्स्ट क्या है, तो फुफ्फुस में कुपिकाएं जो होती है वो छोटे छोटे गुब्बारे जैसा संरचनाएं होती है, जबकि वृक्काणु यानी वृक्क की बात करें तो इसमें वृक्क में वृक्काणु नलिका के आकार के निस्यंदन एकक होता है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड में कि कुपिका का जो दीवारें होती है वो एक कोशिकीय जितनी ही मोटी होती है और इसमें रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जबकि इधर हम बात करें, इधर कहा गया है कि जो फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। तो दोनों आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे फिगर दिया है, फिगर में भी आप इस दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हमने लास्ट में लिखा जो कुपिकाएं होती हैं वो एक सतह उपलब्ध कराती हैं, जिससे गैस CO2 का विनिमय होता है। अगर हम वृक्काणु की बात करें तो वृक्काणु में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया का यूरिक अम्ल आदि को छानकर अलग किया जाता है। ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल का घुलनशील करता है। तो आप उम्मीद कर पा रहे होंगे कि जल ही जीवन है और जल को हम लोग इतना बर्बाद कर रहे हैं। इस वजह से टीचर यहाँ पे जो गर्मी का बात है वो यहाँ पे एंट्री कराया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।